एक समान आवेशित वलय के कारण उसके अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया, एक वलय ले ली और इस वलय के अक्ष पर हमको जो है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसका, ये जैसे वलय का क्या हो गया, केंद्र हो गया, और केंद्र से गुजरने वाली जो लंबवत रेखा है वो इसकी क्या कहलाएगी, अक्ष कहलाएगी। ठीक है, केंद्र से गुजरने वाली और इसके तल के जो लंबवत है उसको हम उसकी क्या बोलेंगे, अक्ष बोलेंगे। तो ये इसकी हमने यहाँ पर अक्ष बना दी। और इसके अक्ष पर केंद्र से, यहाँ हमने इसको क्या माना है, केंद्र माना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके केंद्र से आर दूरी पर इसको केंद्र ओ दे दिया हमने। और यहाँ से इससे आर दूरी पर यहाँ कोई बिंदु है जहाँ हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, और अब इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं कि भाई जैसे यहाँ से जो है तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, अल्पांश लेंगे। और जैसे अपन ने पहले कंसिडर किया था उसी तरीके से कि अल्पांश पहले लेने हैं, तो एक बार चलो इसको मैं लेबल कर देता हूँ फिर अपन आगे देखते हैं। तो पहले हमने क्या माना कि ये जो है वो एक समान आवेशित है, तो लगभग समान दूरी पर हमको इस पर क्या बताने हैं, आवेश बताना है। ठीक है, दूरी इसकी लगभग आपको क्या रखनी है, समान रखनी है, क्योंकि हमने आवेश का वितरण कैसा माना है, एक समान वितरण माना है। तो इसलिए समान दूरी रखते हुए इस तरह से हमने बता दिया कि ये जो वलय है वो समरूप आवेशित है। ठीक है, और इस वलय के कितने, यहाँ से आर दूरी पर हमको जो है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है ना। यहाँ से कितनी दूरी पर तीव्रता ज्ञात करनी है हमको, आर दूरी पर इसकी तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसके पास जो है वो आर दूरी पर हमको तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आर दूरी पर यहाँ से हमने जो है वो क्या ले लिया, इसमें ये इसका केंद्र है और केंद्र से इस दूरी को हमने यहाँ पर क्या मान लिया, आर मान लिया, जहां हमको जो है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इसे ज्ञात करने के लिए हम क्या मानेंगे, इसे ज्ञात करने के लिए हम फिर जो है वो दो अल्पांश मानेंगे। ठीक है, दो छोटे छोटे भाग मानेंगे वलय के। तो उन दोनों अल्पांशों को यहाँ देखें अपन कि कितने होंगे उसके अल्पांश की अगर अपन बात करें तो ये हमने यहाँ पर जो है वो, क्योंकि हमें अल्पांश जो मानने हैं वो उसके व्यास के सिरों पर मानने हैं। तो व्यास के सिरों पर मानने का मतलब जो है, यहाँ पर पहले अपन इसका एक लगभग डॉटेड में व्यास ड्रॉ कर लें इसका। तो यहाँ ये जैसे अपन ने इसका मान लिया कि ये इसका व्यास हो जाएगा लगभग, यहाँ से केंद्र से गुजरने वाला ये इसका क्या हो गया, व्यास हो गया। और इसके व्यास के सिरों पर हमको क्या लेने हैं, दो अल्पांश लेने हैं। ठीक है, जो दो अल्पांश लेने हैं वो आपको कहाँ लेने हैं, इसके व्यास के सिरों पर। तो ये दूरी आर है और इसके व्यास के जो दोनों सिरे हैं उस पर हमने अल्पांश मान लिए। तो ये हमने यहाँ पर दो अल्पांश ले लिए, एक अल्पांश ये हो गया, इसकी लंबाई भी dl है, और व्यास के सिरों पर ही लेना है तो ये दूसरा अल्पांश हमने यहाँ पर लिया है और इसकी लंबाई भी कितनी है, dl है। दोनों dl लंबाई के अल्पांश लिए। अब इन अल्पांशों के कारण, है ना, ये अल्पांश हो गए, तो इन अल्पांशों के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी वो हम निकालना चाहेंगे और फिर उसका हम समाकलन करेंगे। ठीक है, तो वो निकालने के लिए हमने क्या किया कि यहाँ से जो है, जो अल्पांश हम मान रहे हैं, यहाँ से इसकी दूरी माननी पड़ेगी। तो ये हमने यहाँ से इसकी दूरी मान ली हमने, इस तरह से ये इस बिंदु पे रहेगा। और ऐसे ही एक वापस आपको इसी तरह का इधर से भी मानना है, तो ये यहाँ से भी रहेगा।
ठीक है बेटा, तो ये दो अल्पांश ले लिया और अल्पांशों के बीच के यहाँ पर हो गया। इस दूरी को यहाँ पर अपन लेवल कर दें कि यहाँ से जो हमने दूरी मानी है वो दूरी कितनी है, तो ये दूरी हमने मान ली x है। यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी x है, और ऐसे ही इधर से इधर की ये जो दूरी है ये भी कितनी है, x है। इस बिंदु को हमने नाम दे दिया t। टी बिंदु पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अब इस बिंदु पर जो तीव्रता होगी वो किस तरह की होगी, है ना। और क्योंकि ये सममिति है तो सममिति के कारण यहाँ पर अगर अपन बात करें तो ये जो कोण है, ये कोण अगर मैं थीटा मानता हूँ तो इधर वाला कोण भी कितना होगा, थीटा होगा। और इसको अगर अपन एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, यहाँ इस वाले पार्ट को अगर मैं आगे की तरफ बढ़ा देता हूँ, ये हमने इसको आगे बढ़ाया यहाँ से, ठीक है। तो ये जो कोण हमारे पास आ रहा है ये सम्मुख कोण बनेगा, और सम्मुख कोण बनने के कारण ये कोण भी कितना होगा, थीटा होगा, और ये वाला कोण भी कितना होगा, थीटा होगा। ठीक है, और इस अल्पांश के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, डी क्यू होगी। करेक्ट, डायग्राम सबको समझ में आ रहा है ना, है ना। डायग्राम अगर एक बार अच्छे से समझ में आ जाएगा तो फिर आगे अपने को दिक्कत नहीं रहेगी बेटा। अब इसके बाद देखो यहाँ पर क्या होगा, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी, क्योंकि धनावेश है तो धनावेश से विद्युत क्षेत्र की दिशा उससे दूर होती है तो इधर होगी, है ना। और यहाँ पर इस बिंदु को मैंने नाम दे दिया मान लो बी, और यहाँ इस बिंदु को नाम दिया ए। तो बी के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो बनेगी, क्योंकि अल्पांश है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी अल्पांश होगी, इसलिए इसको मैंने नाम दिया डी बी इस दिशा में। और ए के अल्पांश के कारण यहाँ जो तीव्रता होगी वो धनावेश है, धनावेश से दूर होती है, इसलिए ये डी ए आ जाएगा। तो ये डी ए और डी बी की दिशा होगी। ठीक है बेटा, अब ये दोनों दिशाओं के कारण यहाँ पर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के यहाँ पर क्या हो जाएंगे, दो घटक हो जाएंगे। कौन कौन से घटक हो जाएंगे, तो यहाँ अपन घटक बनाए, तो उससे पहले कि लंबवत घटक करने होते हैं, तो यहाँ से जब हम लंबवत घटक करेंगे तो ऊर्ध्वाधर दिशा हमको चाहिए, तो ये लगभग इसकी ऊर्ध्वाधर दिशा हम पहले बना लें यहाँ पर कि ऊर्ध्वाधर दिशा कौन सी होगी, है ना। तो ये इसकी ऊर्ध्वाधर दिशा हमने यहाँ बना ली जिस दिशा में इसके घटक होंगे। ठीक है, ये ऊर्ध्वाधर दिशा को व्यक्त करेगा यहाँ पर। तो अब इसके घटक बनेंगे डीई के, तो वो घटक कौन कौन से होंगे वो यहाँ पर लिख रहे हैं। तो डीई के घटक क्या बनेंगे, देखो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो डीई का एक घटक इधर बनेगा, इधर बनेगा, क्या बनेगा, डीई बी कॉस थीटा बनेगा। एक घटक इधर बनेगा और वो क्या बनेगा, डीई बी साइन थीटा बनेगा। ऐसे ही इसके भी इधर घटक बनेंगे, एक इधर बनेगा डीई ए कॉस थीटा बनेगा, और इधर जो घटक बनेगा वो बनेगा डीई बी, सॉरी, डीई ए कॉस साइन थीटा बनेगा। क्लियर हुआ, तो ये तो हमारा हो गया डायग्राम, है ना। तो एक बार अच्छे से डायग्राम समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ हमने इसकी जो त्रिज्या है, जो वलय है उसकी वलय की त्रिज्या को हमने जो है वो यहाँ पर क्या मान लिया बेटा, ए मान लिया। जो वलय की त्रिज्या है उस वलय की त्रिज्या को हमने यहाँ पर क्या माना, ए माना। तो ए त्रिज्या है, इधर भी आ जाएगा और इधर भी आ जाएगा, और ए भी हमने इसका क्या माना है, व्यास माना है। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को। तो ये तो हमारे पास डायग्राम हो गया। अब इसमें क्या चीज समझने की है उसको यहाँ देखें अपन कि भाई डायग्राम तो हमने बना लिया, है ना। अब जो लिखना है अपने को उसकी बात करते हैं, है ना। डायग्राम क्लियर है ना सभी बच्चों को। ओके, तो अब लिखना है उसको, देखो समझे अपन कि किस तरह से इसको लिखेंगे अपन। ओके, तो सबसे पहले तो इसका जो जनरल सिनेरियो लिखना है वो आप लिख लेंगे। क्या लिखेंगे जनरल सिनेरियो में,
यहाँ ये मार्किंग करने का मतलब आप जानते हैं कि यहाँ आपको सिनेरियो लिखना है, खुद लिखना है। क्या लिखेंगे उसमें? जो आपने डायग्राम बनाया है उस डायग्राम को पूरा एक्सप्लेन करना है। ठीक है। अब उस डायग्राम के एक्सप्लेनेशन में क्या चीज इंपॉर्टेंट है वो यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि आपको ये बताना है कि वलय का जो आवेश घनत्व है वो लैम्डा है, क्योंकि रैखिक आवेश वितरण है, तो इसलिए यहाँ पर आवेश घनत्व लैम्डा है, ये लिखना अनिवार्य है। तो ये आपको इसमें लिखना जरूरी है। और बाकी पूरा कैसे बताओगे कि माना कि एक ए त्रिज्या की कोई वलय है जिस पर आवेश, कौन सा आवेश? धनावेश एक समान रूप से वितरित है और उसका आवेश घनत्व कितना है? लैम्डा है। इसके अक्ष पर केंद्र से आर दूरी पर स्थित कोई बिंदु टी है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है? ज्ञात करनी है। ठीक है। इसे ज्ञात करने के लिए क्या किया हमने? माना कि व्यास ए बी के सिरों पर दो अल्पांश हैं जिनकी लंबाई dl है। या चलो ये मैं लिख देता हूँ। ठीक है। तीव्रता ज्ञात करनी है टी बिंदु पर, यहां तक आप लिखना, उसके बाद मैं लिख देता हूँ कि इसे ज्ञात करने के लिए माना कि लिए माना कि वलय के व्यास के सिरों ए बी पर समान समान लंबाई dl के दो अल्पांश हैं। तो इन अल्पांशों पर आवेश dq इज इक्वल टू कितना होगा? लैम्डा dl होगा। इनके कारण बिंदु T पर तीव्रता कितनी होगी? इनके कारण बिंदु T पर तीव्रता, तो पहले यहाँ पर क्या आएगा? A पर स्थित अल्पांश के कारण तीव्रता, क्या लिखा है इसको हमने? DEA इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है? KQ अपॉन आर स्क्वायर। तो KDQ अपॉन आर स्क्वायर की जगह आएगा एक्स स्क्वायर। और ये किसके अनुदिश है? AT के अनुदिश। ठीक है। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा? B पर स्थित अल्पांश के कारण तीव्रता, उसको हमने लिखा DEB इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा? KDQ अपॉन, ये भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ये होगा BT के अनुदिश। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो 1 और 2 से पहला तो हमें क्या क्लियर हो गया? 1 व 2 से स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है यहाँ से 1 और 2 से? DEA बराबर DEB, और इसको मैंने मान लिया DE। ठीक है ना? ये हमारे पास हो गया समीकरण नंबर 3। अब यहाँ हम क्या लिख रहे हैं कि DEA व DEB के दो घटक होंगे, दो घटक होंगे। कौन कौन से होंगे? पहला हमने लिखा DEA के घटक। अब वो घटक कौन कौन से होंगे वो लिख रहे हैं, है ना? DEA के घटक, पहला घटक DEA cos थीटा, ये किसके अनुदिश है? ये प्लस एक्स दिशा में।
ठीक है। और दूसरा घटक किधर होगा, डी ई ए साइन थीटा, ये किस दिशा में है, माइनस वाई दिशा में। ऐसे डी बी के घटक क्या होंगे, पहला डी ई बी कॉस थीटा, ये भी प्लस एक्स दिशा में ही है। और दूसरा घटक होगा डी ई बी साइन थीटा, ये प्लस वाई दिशा में। अब यहाँ पर देखो क्या चीज है कि डीई ए का मान डीई बी के बराबर है ना, समीकरण नंबर 3 में लिख रखा है अपन ने कि दोनों डीई ए और डीई बी दोनों क्या है, बराबर है। तो ये बराबर होने के कारण जो ऊर्ध्वाधर घटक है, यानी एक घटक है प्लस वाई दिशा में, एक घटक है माइनस वाई दिशा में, तो ये ऊर्ध्वाधर घटक एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। और इन दोनों अल्पांश के कारण जो टी बिंदु पर तीव्रता है वो दोनों x घटक के योग के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो यही चीज यहाँ पर अपन लिख रहे हैं, जो भी आपको बताया वही चीज यहाँ लिख रहे हैं अपन कि क्या होगा, समीकरण 3 से डी ई ए सॉरी मैग्नीट्यूड बराबर है, तो डी ई ए इज इक्वल टू डी ई बी। अतः ऊर्ध्वाधर घटक एक दूसरे को निरस्त करेंगे तथा दोनों अल्पांशों के कारण टी पर तीव्रता क्षैतिज घटकों के योग के तुल्य होगी, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है इसलिए, ठीक है, योग के तुल्य होगी। इसलिए टी पर परिणामी तीव्रता, अब यहाँ टी पर परिणामी तीव्रता कितनी होगी वो यहाँ लिख रहे हैं अपन, ठीक है। तब टी पर परिणामी तीव्रता को आप कैसे लिखेंगे तो देखते हैं अभी अपन, कितनी हो जाएगी टी पर परिणामी तीव्रता, तो यहाँ लिखे हैं अपन, अब वो है अल्पांश के कारण है तो डी रहेगा, है ना। तो डी किस बिंदु पर, टी बिंदु पर किसके बराबर होगी, डी ई ए कॉस थीटा प्लस डी ई बी कॉस थीटा, दोनों बराबर है इसलिए मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, टू डी ई ए कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आगे हल किया अपन ने, कॉस थीटा का मान लिखेंगे, डी ए का मान रखेंगे, तो 2 इंटू के डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर कॉस थीटा क्या होगा, तो कॉस थीटा को यहाँ हम किससे निकालेंगे, वहां देखो अपन इसमें त्रिभुज ले रहे हैं, कौन सा समकोण त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज ओ ए टी में क्या होगा बोलो, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटावा कर्ण, तो आर बटावा एक्स हो जाएगा। तो यहाँ हमने कॉस थीटा की जगह क्या लिख दिया, आर बटा एक्स लिख लिया, ठीक है। थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है, लंब होती है, तो बची हुई भुजा आधार हो गई, तो आधार आर हो गया, और कर्ण 90 डिग्री के सामने है, एक्स है, तो ये हमारे पास हो गया के डी क्यू आर अपॉन एक्स। और यहाँ पर डी ई टी अगर अपन लिखें तो ये हो जाएगा 2k, और डी क्यू का मान रखा हूं मैं कितना है, लैम्डा डी एल है, और अपॉन एक्स क्यूब हो गया, और इंटू क्या हो गया, आर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि x जो है वो हमको दिया हुआ नहीं है, x तो हमने माना था, हमारा जो रिजल्ट है वो हमेशा किसके पदों में आना चाहिए, जो राशियां हमें दी गई होती है। तो हमें दिया हुआ है कि वलय की त्रिज्या r है और r दूरी पे हमको ज्ञात करना है, तो अब यहाँ x का मान भी हम ज्ञात करेंगे। तो वापस उसी त्रिभुज में देखो, x का मान निकालना है,
तो वापस इसी त्रिभुज में ले रहे हैं अपन, है ना। कौन से त्रिभुज में? त्रिभुज ओ ए टी में पाइथागोरस प्रमेय लगाया। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ से x इज इक्वल टू हो गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात 1/2। तो ये मान हमने यहाँ पर रख दिया, है ना। तो यहाँ से हमारे पास डी ई टी किसके बराबर हो जाएगा? ये आ जाएगा 2 के लैम्डा, ठीक है। आर भी नियत है तो आर अपॉन एक्स क्यूब, मतलब हो गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात 3/2 हो जाएगा और इंटू हो जाएगा डी एल। ठीक है, यहाँ तक सभी को बात समझ में आ गई। अब हमें जो है पूरी वलय को हम क्या मान सकते हैं? अब इसको समाकलन करना अपने को, तो पूरी वलय को क्या माना जा सकता है उसके हिसाब से यहाँ अब इसका रिजल्ट लिख रहे हैं। अब अपन पूरी वलय को क्या मान रहे हैं देखो, उसको समझना। ठीक है, क्या लिखा हूं यहाँ मैं? संपूर्ण वलय को ऐसे कई अल्पांशों से मिलकर बना माना जा सकता है। ठीक है, तथा सभी अल्पांशों की कुल लंबाई कितनी होगी? देखो वलय को अगर लंबाई पे जोड़ते जाओगे तो उसकी परिधि के बराबर होगी, उसकी परिधि के तुल्य होगी। ठीक है, और परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर की जगह यहाँ त्रिज्या हमने ए मानी है तो वो हो जाएगा। लेकिन अब देखो यहाँ जो चीज समझने की है, क्या चीज यहाँ समझने की है कि हमने जो यहाँ पर हल किया है उसमें हमने अल्पांश लिया है। ठीक है, और अल्पांश हमने व्यास के सिरों पर लिया है। तो व्यास के सिरों पर अल्पांश लेने से क्या फर्क पड़ रहा है कि मैंने इस पूरी वलय को मुझे कवर करना है। ध्यान से समझना इस बात को, है ना। या यही समझा देता हूं मैं कि हमें इस पूरी वलय को कवर करना है। जैसे ये बना रखा है, इस पूरी वलय को मुझे कवर करना है। ठीक है, अब इस वलय को कवर करना है तो मैंने पहले व्यास तो ले लिया, यानी मैंने इतना भाग पहले ही ले लिया, है ना। इस वलय जो मुझे पूरी कवर करनी है उसका इतना भाग मैं ले चुका हूं, यानी मैं एक साथ 2 भाग ले रहा हूँ। एक भाग यहां से भी ले रहा हूँ, ठीक है, जो वलय बन रही है उसका एक भाग यहाँ से भी ले रहा हूँ और एक भाग यहाँ से भी ले रहा हूँ। 2 भाग में एक साथ ले रहा हूँ। तो अगर मुझे इस पूरी वलय के लिए समाकलन करना है तो ये जो मैं लाइन ले रहा हूँ, इस लाइन को मुझे केवल आधा घुमाने की जरूरत है। मैं इस वाले सिरे को घुमा के यहाँ तक लाऊंगा तो ये वाला सिरा घूम के यहाँ आ जाएगा। तो मतलब मुझे समाकलन जो करना है वो पूरी परिधि पर करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आधी परिधि पर अगर मैं करूंगा तब तक ये पूरी वलय कवर हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझ में नहीं आया हो तो वापस बोल रहा हूं मैं कि मैं एक साथ 2 अल्पांश ले रहा हूँ, है ना। यहाँ डायग्राम के अंदर दिख रहा होगा आप लोगों को, मैं 2 अल्पांश एक साथ ले रहा हूँ, एक इधर वाला और एक इधर वाला। तो ऐसे अगर मैं दूसरा कोई और लूंगा तो ऐसे एक व्यास ये बनेगा तो इसमें ये वाला आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। ऐसे एक व्यास ये बनेगा तो इधर वाला आ जाएगा और इधर वाला आ जाएगा। तो मतलब अगर मुझे पूरी वलय को कवर करना है तो समाकलन मुझे पूरी वलय पे करने की जरूरत नहीं है, मैं इसको आधा लेके आऊंगा जब तक इधर वाली वलय अपने आप कवर हो जाएगी। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर अपन काम में ले रहे हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा? परिधि के तुल्य होगी। अतः कुल अतः संपूर्ण वलय के कारण P बिंदु पर तीव्रता कितनी हो जाएगी? संपूर्ण वलय के कारण T बिंदु पर जो तीव्रता बनेगी वो कितनी होगी? यहाँ पर बेटा समाकलन करना है। यहाँ पे समाकलन जो होगा, समाकलन अर्ध
परिधि पर होगा। अर्ध परिधि पर क्यों होगा वो समझ में आ गया है ना। तो यहाँ आ जाएगा ई, इस बिंदु पर उसके किसी अक्ष पर किसी बिंदु पर निकाल रहे हैं, तो ये किसके बराबर होगा, समाकलन करेंगे 0 से परिधि का आधा मतलब पाई ए तक समाकलन करेंगे, और किसका समाकलन करेंगे, डी ई टी का समाकलन करेंगे। तो मैं जो जो कांस्टेंट है उनको बाहर लिख लेता हूँ, तो 2k लैम्डा बाहर आ जाएगा, आर बी नियतांक के बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात 3/2 ये भी नियतांक के बाहर आ जाएगा। समाकलन केवल रहेगा डीएल पर, तो यहाँ समाकलन डीएल हो जाएगा। और डीएक्स का समाकलन क्या होता है आप जानते हो, एक्स होता है ना। तो ये रिजल्ट आएगा 2k लैम्डा आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात 3/2, और यहाँ आ जाएगा एल, लिमिट लगेगी 0 से पाई ए, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो ये ई अक्ष हमारे पास आ जाएगा 2k लैम्डा आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात 3/2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पाई ए आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, ई अक्ष किसके बराबर आया, 2 पाई ए के लैम्डा आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात 3/2 के बराबर आ जाएगा। ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट बन जाता है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया बेटा। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो, है ना। और दिक्कत अगर नहीं है तो आप इसको नोट कर लें बेटा एक बार, फिर आगे पढ़ेंगे अपन। एक बार इसको नोट करें पहले।